मेरी जिंदगी की सबसे अनजानी दास्तां, एक उम्रदराज शख्स ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम सुमित्रा है। मैं 45 साल की हूँ। कई सालों से शादीशुदा हूँ। 2 बच्चे हैं और एक ऐसा घर जिसमें आवाजें कम और सन्नाटा ज्यादा होता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नौकरी के लिए किसी बूढ़े आदमी की देखभाल करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मोड़ साबित होगा। उस वक्त मेरी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। घर के खर्चे बढ़ रहे थे, पति अपने काम में व्यस्त थे और बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में खो गए थे। मैं अकेली, थकी-हारी और उदास महसूस कर रही थी। ऐसे में एक दोस्त ने मुझे बताया कि शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक बूढ़ा आदमी है, जिसे शाम को साथी चाहिए और कुछ छोटी छोटी मदद चाहिए, दवा देना, चाय बनाना, अखबार पढ़ना। मैंने सोचा, क्यों न कोशिश करूं? कम से कम खर्चा तो निकल जाएगा। उस बूढ़े आदमी का नाम था हरिप्रसाद। वह दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले, साउथ दिल्ली के एक छोर पर रहता था, जहां एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली का बड़ा लोहे का गेट पड़ोसियों में मशहूर था, पौधों की बेलों से घिरा हुआ। कहते हैं कि वह कभी एक इंजीनियर थे, दुनिया की कई जगह घूमे, लेकिन अब विधुर और अकेले थे। जब मैंने पहली बार उस लोहे के गेट को पार किया, तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। डर नहीं, पर कुछ सम्मान सा, जैसे मैं एक अनकहे इतिहास में कदम रख रही हूँ। हरिप्रसाद मुझे गेट के बाहर ही मिले। उनकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, सफेद बाल और गाढ़े भूरे रंग की आंखें थी, जिनमें उम्र के बावजूद जिज्ञासा की चमक थी। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, क्या तुम वही हो जो मेरी देखभाल करेगी? उनकी आवाज भारी और धीमी थी, मगर स्पष्ट। मैं बोली, जी, मैं सुमित्रा हूँ, पड़ोसी रेखा की तरफ से आई हूँ। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, तो आओ। मैं उस हवेली के अंदर घुसी, जो किसी संग्रहालय की तरह लग रही थी। पुराने लकड़ी के फर्नीचर, पीली हुई तस्वीरें, किताबों की अलमारियां जिनमें इंजीनियरिंग और साहित्य की किताबें थीं, और साथ ही एक अजीब सी गर्माहट भी जो हर कोने में महसूस हो रही थी। पहली शाम, मैं चाय बना रही थी और वह मुझे ध्यान से देख रहे थे। उनकी नजर में कोई तिरस्कार नहीं था, बल्कि एक तरह की सराहना थी, जैसे वह एक ऐसी चीज को देख रहे हों जो उन्हें लंबे समय से याद आई हो, एक महिला, एक जीवन की ऊर्जा। उन्होंने कहा, तुम बहुत तेज चलती हो, जैसे वक्त तुम्हारे ऊपर भारी हो। मैं हंसी, शायद आदत है, घर में हमेशा भागती रहती हूँ। हरिप्रसाद ने गंभीर होकर कहा, यहाँ कोई जल्दी नहीं है, यहाँ तुम धीरे चलना सीख सकती हो। उनकी बातों में एक गहराई थी, जैसे उन्होंने जिंदगी के कई रहस्यों को देखा हो। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। एक बार ऐसा कोई मिल जाए जो खास हो, तो दूसरा ढूंढना व्यर्थ लगता है, उन्होंने कहा। उनकी सच्चाई ने मुझे अंदर तक छू लिया, और उस दिन जब मैं घर लौट रही थी, तो मैं सोच रही थी कि यह नौकरी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं होगी, बल्कि शायद एक नई शुरुआत भी होगी। कभी कभी देखभाल का मतलब सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि सुनना होता है, साथ बिताना होता है और समय को रोक देना होता है। हरिप्रसाद के घर की सुबह कुछ अलग ही होती थी। उस पुराने मकान की दीवारों से एक अजीब सी शांति निकलती थी, जैसे हर कोना किसी कहानी को छुपाए हुए हो। दूसरी शाम जब मैं उनके घर पहुंची, तो गेट आधा खुला था, मानो वह मेरा इंतजार कर रहे हों। हाथ में ताजी रोटी और कुछ फल लेकर मैं अंदर गई। वह हरे रंग के मखमली कुर्सी पर बैठे थे, उनके घुटनों पर खुली हुई किताब थी। जैसे ही मेरी आवाज सुनाई दी, उन्होंने किताब से नजर उठाई और मुस्कुराए, अच्छा, जल्दी आ गई हो, ये अच्छी बात है।
उनकी मुस्कुराहट में एक अनजानी गर्माहट थी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह तारीफ है या कोई इम्तिहान। उन्होंने मेरे हाथ में थाली की ओर इशारा किया। क्या लाए हो? मैंने बताया कि ताज़ी रोटी और फल हैं, जो मुझे लगा कि उन्हें पसंद आएंगे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, शायद उन्हें ऐसा तोहफा लंबे समय से नहीं मिला था। मैं उनकी मदद से उठने लगी। वे धीरे धीरे अपने लकड़ी के छड़ी पर टिका कर खड़े हुए, लेकिन उनकी चाल में अभी भी एक ताकत महसूस होती थी। मैं उन्हें रसोई तक लेकर आई, जहां मैं रोटी काट रही थी और चाय बना रही थी। तभी उन्होंने अपनी जवानी की यादों के किस्से सुनाने शुरू किए, यूरोप की यात्राएं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और काम, उन शहरों की गलियों की बातें जहां उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई थी। उनकी बातें सुनते हुए मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी, जैसे कोई पढ़ाई कर रही छात्रा अपनी पहली कक्षा में हो। वहीं मैं संतरे के छिलके काट रही थी, लेकिन दिल कहीं और था। अचानक उन्होंने पूछा, जानती हो, मेरी उम्र का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? मैं उत्सुक हो उठी। क्या? उन्होंने धीमे से कहा, लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे तुम्हारे पास कोई कहानी ही नहीं, जैसे तुम एक पुराना फर्नीचर हो जिसे कभी कभी साफ कर देना पड़ता है। उनकी बातों ने मेरे दिल को गहरा झटका दिया। शायद इसलिए मैं यहाँ थी, उन्हें याद दिलाने के लिए कि वह अब भी एक इंसान है, जिनकी आवाज, यादें और उपस्थिति मायने रखती है। और उस पल मेरे अंदर भी एक अजीब सी भावना उभर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे वापस वह जीवन दे रहे हैं जिसे मैं खो चुकी थी। शाम को उन्होंने मुझसे एक किताब का अध्याय पढ़ने को कहा। मैं समझी कि यह कोई सामान्य उपन्यास नहीं, बल्कि दर्शन शास्त्र की वह किताब थी जो जीवन और मृत्यु के बीच के रिश्ते को समझाती थी। जब मैं पढ़ रही थी, तो उनकी गहरी नीली आंखें मेरे होठों पर टिक गई थी, न कि किताब पर। मेरी आवाज कमरे में गूंज रही थी और बीच बीच में ऐसा लगता था जैसे हमारा बीच का सन्नाटा हमारा साथी बन गया हो। तुम्हारी आवाज में एक कशिश है, उन्होंने पढ़ाई पूरी करते ही कहा। तुम्हारी आवाज सबसे कठोर शब्दों को भी एक गले लगाने जैसा बना देती है। मुझे शर्मिंदगी हुई। कई सालों से किसी ने मेरे बारे में ऐसा नहीं कहा था, न ही मेरे पति ने। और सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे वह बात उनके मुंह से सुनना अच्छा लग रहा था। रात के वक्त, जब मैं उन्हें ऊपर कमरे में ले जा रही थी, उन्होंने अपनी एक हाथ रेलिंग पर और दूसरे हाथ मेरा हाथ पकड़ा। उनका स्पर्श नाजुक नहीं, बल्कि मजबूत था, जैसा कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब हम ऊपर पहुंचे, तो उन्होंने गंभीरता से कहा, सुमित्रा, तुम मुझे याद दिलाती हो कि मैं अभी भी जीवित हूँ। और मैं सिर्फ सांस नहीं ले रहा। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस मुस्कुराई और उन्हें शुभ रात्रि कहा। पर उस ठंडी हवा में, जब मैंने फिर से उस लोहे के गेट को पार किया, मुझे एहसास हुआ कि यह नौकरी बस काम नहीं, मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। उनकी देखभाल करना तो जरूरी था, पर जो भावनाएं मेरे भीतर उठ रही थी, वे बिल्कुल अलग थी। अक्सर कहते हैं, आदत खतरनाक होती है, क्योंकि जब कोई आदत बन जाती है, तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। और मैं धीरे धीरे महसूस करने लगी थी कि मैं हरिप्रसाद के बिना अपनी शाम की कल्पना भी नहीं कर सकती। हरिप्रसाद के साथ बिताए उन पहले हफ्तों में हमारे बीच एक अनोखी दोस्ती पनपने लगी थी। मैं लगभग हर शाम तय समय पर उनके घर पहुंचती, एक हाथ में ताजा फल, तो दूसरे में कोई नई किताब। वे मुझे हमेशा अपनी हरी मखमली कुर्सी पर बिठा देते और खुद भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाते। हमारे बीच उस पुराने कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें, किताबों के ढेर और पुरानी यादों का एक संसार था, जो धीरे धीरे मेरी भी दुनिया बनती जा रही थी। शाम की शुरुआत रसोई से होती। मैं चाय या कॉफी बनाती
और वे अपने अनुभवों की कहानियां सुनाते। उनकी आवाज में एक मिठास थी जो जैसे हर शब्द को सुनहरे धागों की तरह बुनती। वे यूरोप की उनकी यात्राओं के किस्से बताते, ट्रेन की खिड़कियों से गुजरती रोशनी की बात करते, उन महिलाओं का जिक्र करते जो उनकी बातों से मोहित हो जाती थी। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुराती, पर अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस करती। यह सब मुझे अपनी जिंदगी से बहुत दूर लगता था। एक दिन जब मैं सब्जी काट रही थी, वे अचानक खड़े हुए, मेरी तरफ बढ़े। उनकी चाल धीमी थी, मगर स्थिर। वे मेरे पास आकर खड़े हो गए, छड़ी पर टिका, और नजरें मेरी हाथों पर टिकाईं जो चाकू पकड़ रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं, सुमित्रा। काम करने वाले और प्यार करने वाले दोनों। उनकी आवाज में एक नशीली गर्माहट थी जो मेरे शरीर में एक अजीब सी हलचल पैदा कर गई। मैंने नजरें नीचे कर ली और हंसते हुए कहा, ऐसे मत देखो हरिप्रसाद जी। उनकी मुस्कुराहट में शरारत थी। देखना भी एक कला है, मेरी उम्र में तो यही बची है। उस दिन का वह पल हमारे बीच का पहला इशारा था जो मेरी जिंदगी में धीरे धीरे एक नई आग लगाने वाला था। मैं उस नजर से बचती, पर अंदर की उस हलचल को रोक नहीं पाती थी। धीरे धीरे हमारे बीच की बातचीत और नजदीकियां बढ़ने लगी। शाम के अंधेरे में जब मैं उनके सामने बैठकर किताब पढ़ती, वे बीच बीच में सवाल करते या बस मेरी आवाज सुनते रहते। उनकी आंखें मेरे होठों पर टिक जातीं, जैसे हर शब्द उनके दिल की गहराई तक पहुंच रहा हो। एक शाम जब मैंने एक दर्शन शास्त्र की किताब से एक अध्याय पढ़ा जिसमें जीवन के मायने और वर्तमान क्षण की अहमियत पर चर्चा थी, उनकी निगाहें मेरी बातों से ज्यादा मेरी जुबान की आहट पर थीं। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज में एक सुकून है जो सबसे कठोर सच को भी गले लगा लेती है। उस वक्त मैं लज्जित हो गई। मेरी सारी उम्र की अनदेखी हुई भावनाएं जैसे एक झटके में जाग उठीं। रात को उन्हें ऊपर कमरे तक ले जाते समय उनका हाथ मेरे हाथ पर टिक गया। उनका स्पर्श ठंडा नहीं, बल्कि इतनी गर्माहट से भरा था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जब हम ऊपर पहुंचे, उन्होंने गंभीरता से कहा, सुमित्रा, तुम मुझे याद दिलाती हो कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और सिर्फ सांस नहीं ले रहा। उस वक्त मैं कुछ भी कह नहीं पाई, बस मुस्कुराई। पर उस हवा की ठंडक में जब मैंने फिर से गेट पार किया, मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ नौकरी नहीं, एक नई शुरुआत थी। दिन ब दिन हमारी आदतें बन गईं। मैं हर शाम लगभग एक ही समय पर आती, उनके लिए बाजार से कुछ ले आती और वे मुझे इंतजार करते। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे हर बार नया जीवन देती। उनकी बातें, उनकी नजरें, उनका स्पर्श, सब कुछ मेरे दिल को छू जाता था। मैं समझने लगी थी कि यह रिश्ता सिर्फ देखभाल का नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास का था जो मुझे फिर से जीना सिखा रहा था। मैंने महसूस किया कि हरिप्रसाद के साथ मेरी शामें सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि मेरी राहत का जरिया बन चुकी हैं। उस ठंडी हवेली के भीतर मैं खुद को फिर से जीवित पाती थी। उस बूढ़े आदमी की देखभाल करना अब मेरी मजबूरी नहीं, मेरी चाहत बन गई थी। और यह चाहत धीरे धीरे मेरे दिल की सबसे छुपी हुई तितलियों को खोल रही थी। हरिप्रसाद की हवेली में बिताई पहली असली घटनाक्रम वाली शाम मुझे आज भी जिंदा याद है। उस दिन मैं थोड़ी जल्दी पहुंची थी, हाथ में बाजार से ताज़ा पकौड़े और उनकी पसंदीदा दालचीनी वाली चाय की पत्ती। गेट खुला मिला, मानो वे मुझसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। अंदर जाते ही उनकी हरी मखमली कुर्सी पर वह बैठे थे। उनके सफेद बालों पर शाम की धूप पड़ रही थी और उनके गाढ़े भूरे रंग की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। जैसे ही मैंने उन्हें पकौड़े और चाय दी, उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा,
तुम सच में मेरी शामों का मजा बढ़ा देती हो, सुमित्रा। उनकी आवाज में एक मुस्कुराहट थी, मगर साथ ही उनकी निगाहें कुछ और ही कह रही थी। मैंने उनकी बात को सहजता से लिया और बैठ गई। जैसे ही मैंने चाय बनाई, वे अपने पुराने लकड़ी के छड़ी पर टिका धीरे धीरे उठे और मेरी मदद से किचन तक आए। उनकी चाल अभी भी धीमी थी, मगर उनमें एक मजबूती थी जो उम्र के बावजूद उन्हें जीवित रखती थी। मैं रोटी काट रही थी और वे मेरी हरकतों को ध्यान से देख रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, क्या तुम जानती हो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? मैंने उन्हें देखा, आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ। उन्होंने धीमे से कहा, यह उम्र नहीं, यह है कि लोग तुम्हें वैसे देखना बंद कर देते हैं जैसे तुम कोई जिंदा कहानी हो। लोग तुम्हें एक पुरानी चीज समझने लगते हैं जिसे कभी कभी साफ करना पड़ता है। उनकी बात मेरे दिल में गहरे उतर गई। मैं समझ गई कि शायद यही वजह थी कि मैं यहाँ थी, उन्हें याद दिलाने के लिए कि वे अभी भी एक इंसान हैं, जिनकी यादें, आवाज और मौजूदगी मायने रखती है। मैं भी अंदर से टूट चुकी थी और शायद वे मुझे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। रात को उस शाम, जब मैं उन्हें ऊपर कमरे तक ले जा रही थी, उनका हाथ मेरे हाथ में आ गया। उनके स्पर्श में कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक ताकत थी जो मुझे अंदर तक हिला गई। जब हम ऊपर पहुंचे, उन्होंने गंभीरता से कहा, सुमित्रा, तुम मुझे याद दिलाती हो कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और सिर्फ सांस नहीं ले रहा। मैं चुप रही, बस मुस्कुराई। उस ठंडी हवा में जब मैंने फिर से गेट पार किया, मुझे एहसास हुआ कि यह काम सिर्फ नौकरी नहीं, मेरी जिंदगी बदलने वाला था। दोपहर की रोशनी में जब मैं बाजार से लौटती, तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी होती कि शाम को फिर से उस हवेली में जाऊंगी। हरिप्रसाद के साथ बिताए वो पल मेरी जिंदगी में उम्मीद की नई किरण लेकर आ रहे थे। मैं महसूस कर रही थी कि उनकी देखभाल करना अब सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि चाहत बन गई है, एक चाहत जो मेरे दिल के सबसे छिपे हुए कोने तक पहुंच रही थी। मेरे और हरिप्रसाद के बीच धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बन रहा था। मैं उनके साथ बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनती और वो मेरी जिंदगी के उन हिस्सों को भी जानने लगते जो मैं खुद से छुपाती थी। हमारी बातचीत में एक नरमी और अपनापन था जो मेरी थकी हुई आत्मा को फिर से तरोताजा कर रहा था। उस पुराने मकान की दीवारें अब हमारे नए राज की गवाह बन रही थी। वो शामें, वो बातें, वो पल, सब कुछ मेरी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने लगे थे। मुझे पता था कि ये रिश्ता सिर्फ देखभाल से कहीं बढ़कर है, पर मैं अभी उस एहसास को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई थी। मैं भी चाहती थी कि ये सच न हो, पर हर दिन वह ख्याल मेरे दिल में गहराता चला गया कि मैं हरिप्रसाद के बिना अपनी शाम की कल्पना भी नहीं कर सकती। और यही वो लम्हा था जब मेरे दिल में पहली बार उम्मीद की एक नई किरण जगी। शायद मैं फिर से जी सकती हूँ, शायद मेरी जिंदगी में फिर से कोई रोशनी आ सकती है। उस शाम की नमी और ठंडी हवा आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। मैं हरिप्रसाद के घर जल्द ही पहुंची, हाथों में एक पुरानी किताब और कुछ ताज़ा फल लिए। गेट खुला था, मानो वह मेरी आगवानी कर रहे हों। अंदर घुसते ही उनकी हरी मखमली कुर्सी पर बैठे हुए हरिप्रसाद की झुकी हुई पीठ और सफेद बालों की झलक मुझे कुछ अजीब सी शांति दे रही थी। उनकी आंखें गहरी, भूरे रंग की और उम्र के बावजूद उनमें एक अनकहा चमक थी। मैंने फल और किताब टेबल पर रखे और वे मुझे देखते हुए बोले, आज तुम जल्दी आ गई हो, यह अच्छा संकेत है। उनकी आवाज में एक गंभीरता और गर्माहट दोनों थी। मैं मुस्कुराई और उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने अपनी छड़ी पर टिका कर धीरे धीरे उठने की कोशिश की। मैं तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ी। उनकी चाल धीमी थी, पर आंखों में अब भी जीवन की झलक साफ दिखती थी।
मैं रसोई में रोटी काट रही थी और वे मेरी हरकतों को ध्यान से देख रहे थे। अचानक उनकी आवाज कुछ नरम हो गई। तुम्हें पता है उम्र का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? मैंने उत्सुकता में उनकी तरफ देखा और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लोगों की नजरों में अदृश्य हो जाना, जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व न हो। उनकी बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। शायद इसीलिए मैं यहाँ थी, उन्हें याद दिलाने के लिए कि वे अभी भी जिंदा हैं। उनकी यादें, उनकी भावनाएं, उनकी मौजूदगी मायने रखती हैं। खुद मैं भी अंदर से टूट चुकी थी और शायद वह मेरी टूटी हुई आत्मा को सहारा दे रहे थे। रात के समय जब मैं उन्हें ऊपर कमरे तक ले जा रही थी, उनका हाथ मेरे हाथ में आ गया। उनकी पकड़ मजबूत थी, उनकी सांसों में गर्माहट थी जो मेरे दिल को छू गई। जब हम ऊपर पहुंचे, उन्होंने गंभीरता से कहा, सुमित्रा, तुम मुझे याद दिलाती हो कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और सिर्फ सांस नहीं ले रहा। मैं कुछ कह न सकी, बस मुस्कुरा दी। उस ठंडी हवा में जब मैंने फिर से गेट पार किया, मुझे एहसास हुआ कि यह नौकरी सिर्फ काम नहीं, मेरी जिंदगी का नया अध्याय थी। हर दिन जब मैं बाजार से लौटती तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी होती कि शाम को फिर से उस हवेली में जाऊंगी। हरिप्रसाद के साथ बिताए पल मेरी जिंदगी में उम्मीद की नई किरण लेकर आ रहे थे। उनकी देखभाल करना अब जरूरी नहीं, बल्कि एक चाहत बन चुका था, एक चाहत जो मेरे दिल के सबसे छुपे हुए कोने तक पहुंच रही थी। हमारे बीच धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बन रहा था। मैं उनकी पुरानी कहानियां सुनती और वे मेरी जिंदगी के उन हिस्सों को जानने लगते जो मैं खुद से छुपाती थी। हमारी बातचीत में एक नरमी और अपनापन था जो मेरी थकी हुई आत्मा को फिर से जगाने लगा। उस पुरानी हवेली की दीवारें अब हमारे नए राज की साक्षी थी। वो शामें, वो बातें, वो पल मेरे टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ने लगे थे। मैं जानती थी कि यह रिश्ता सिर्फ देखभाल से कहीं ज्यादा था, पर मैं अभी उस एहसास को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं खुद से लड़ रही थी कि यह सच न हो, पर हर दिन वह ख्याल मेरे दिल में गहराता जा रहा था कि मैं हरिप्रसाद के बिना अपनी शाम की कल्पना भी नहीं कर सकती। यही वह पल था जब मेरे दिल में पहली बार उम्मीद की नई किरण जगी। शायद मैं फिर से जी सकती हूँ, शायद मेरी जिंदगी में फिर से कोई रोशनी आ सकती है। हरिप्रसाद के साथ बिताए उन पलों की ताकत ने मुझे अंदर से हिला दिया था, पर मैं अपने दिल की इस नई बेचैनी को स्वीकार करने से डर रही थी। उस बूढ़े आदमी के साथ बिताया हर लम्हा मेरे लिए एक नई शुरुआत की तरह था, लेकिन साथ ही एक भयभीत एहसास भी था कि यह सब कहीं गलत न हो जाए। मैं सोचती, क्या मैं अपनी जिंदगी की इस नाजुक डोर को संभाल पाऊंगी? क्या यह रिश्ता सिर्फ एक पल की मजबूरी था या फिर एक असली जुड़ाव जिसकी गहराई मैं महसूस करने लगी थी? हरिप्रसाद की बातों में एक अलग ही गहराई थी। उनकी हर मुस्कुराहट में एक अनकही कहानी छुपी थी। उनकी हर नजर में एक ऐसा दर्द था जो उन्होंने वर्षों तक दबा रखा था। मैं उनकी जिंदगी में एक अनजान सी रोशनी थी और वे मेरी जिंदगी में एक ऐसा सहारा जो मैंने खो दिया था। पर मैं खुद से सवाल करती, क्या मैं इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं खुद को इस खतरे में डाल सकती हूँ? वह शाम जब मैं उनके साथ बैठी थी, उनके सुनहरे अतीत की कहानियों को सुन रही थी, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने महसूस किया कि उनकी अकेलापन मेरी अपनी तन्हाई का आईना है। वे मुझे उस जीवन की याद दिला रहे थे जो मैंने खुद छोड़ दिया था। मैं सोचती, क्या मैं इस नई जिंदगी के लिए अपने पुराने बंधनों को तोड़ सकती हूँ? क्या मैं अपने दिल की सुन सकती हूँ या फिर समाज की बंदिशों में इस प्यार को दबा दूंगी? मैंने कई बार खुद को समझाया कि यह सिर्फ काम है, एक जिम्मेदारी है, पर हर बार उनकी एक नजर, उनकी एक मुस्कुराहट ने मेरी सोच को चकनाचूर कर दिया।
मैं सोचती, क्या यह सब सच में हो रहा है? क्या मैं उस बूढ़े आदमी के दिल में जगह बना पा रही हूँ, जो मुझे फिर से जीना सिखा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार कर पा रही हूँ? मेरे मन में एक तूफान मचा हुआ था। एक और डर था, समाज की नजरों का, परिवार की उम्मीदों का और खुद की हिफाजत का। दूसरी ओर एक आग सी जल रही थी, जो मुझे उनसे और करीब ले जा रही थी। मैं हर दिन इस जद्दोजहद में उलझती जा रही थी कि क्या मैं इस रिश्ते को अपने दिल का हिस्सा बना सकूंगी, या फिर इसे सिर्फ एक ख्वाब समझकर भुला दूंगी। और फिर मैं उस पल को याद करती हूँ, जब हरिप्रसाद ने मेरी हथेली अपने हाथों में लेकर कहा था, सुमित्रा, तुम्हारे आने से मेरी दुनिया फिर से रोशन हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो, सिर्फ मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी। मैंने महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ देखभाल का नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और समझ का रिश्ता बनने लगा है। पर क्या यह रिश्ता समाज और परिवार की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? क्या हम दोनों इस तन्हाई और प्यार के बंधन को संभाल पाएंगे, या फिर हमारी यह कहानी अधूरी रह जाएगी? यह सवाल मेरे दिल को हर पल तोड़ता और जोड़ता रहता है। पर एक बात मुझे साफ थी, मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। यह रिश्ता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और मैं तैयार थी इसे निभाने के लिए, चाहे जो भी हो। एक दिन की बात है, जब मैं हरिप्रसाद के घर पहुंची तो गेट आधा खुला था, जैसे वह मुझे पहले से जानते हों। अंदर कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि कुछ अलग सा माहौल है। हवेली की पुरानी दीवारों पर हवा के झोंकों की तरह एक अनजानी बेचैनी थी। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ी तो देखा कि हरिप्रसाद अपनी पसंदीदा कुर्सी पर नहीं बैठे थे। उनका कमरे में कहीं भी पता नहीं था। मेरी नजरें चारों ओर दौड़ी, तभी मुझे उनके पीछे की ओर से आवाज आई, सुमित्रा, यहाँ आओ। मैं पीछे मुड़ी तो देखा कि हरिप्रसाद घर के पीछे बने छोटे से बागीचे में खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने अपना बेस छड़ी जमीन पर टिकाई और मेरे करीब आकर धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो शायद तुम्हें हैरान कर देगा। मैं हैरानी से उन्हें देखती रह गई। वे मुझे अपने पुराने अध्ययन कक्ष में ले गए, जो किताबों और कागजों से भरा हुआ था। वहां एक बड़ी मेज पर जमीनी स्तर पर फैले हुए थे पुराने नक्शे, योजनाएं और स्केच। ये मेरे बनाए हुए पुलों के डिजाइन हैं, जिन पर मैंने अपनी जिंदगी बिताई, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गर्व के साथ एक छुपा हुआ दर्द भी था। मेरे दिल में आदर का भाव उमड़ आया। यह वृद्ध आदमी, जिसे मैं सिर्फ अकेला और कमजोर समझती थी, वास्तव में एक महान इंजीनियर था जिसने दुनिया की कई जगहों पर अपनी छाप छोड़ी थी। मेरे भीतर वह सम्मान जाग उठा जो मैंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। मैं उनके अतीत के उस गौरव को देखकर चुप रह गई। फिर उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता है, जब मैं युवा था तो मैं अपने बनाए पुलों को अपने बच्चों जैसे देखता था। हर एक में मेरा सपना, मेरी मेहनत और मेरी उम्मीदें थी। लेकिन अब, जब मैं अकेला हूँ, बस यही यादें मेरे साथ हैं। उनकी बातें सुनते सुनते मेरे मन में एक अजीब सी संवेदनशीलता जागी। मैं महसूस करने लगी कि वह केवल अकेलेपन से जूझ नहीं रहे थे, बल्कि एक पूरी जिंदगी की विरासत के बोझ तले दबे हुए थे। मैं उनके लिए सिर्फ देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि उनके उस खोए हुए हिस्से को समझने वाली भी बन गई थी। फिर अचानक उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, सुमित्रा, क्या तुम जानती हो कि सबसे मुश्किल क्या होता है? जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई, लेकिन दिल चाहता है कि कुछ नया शुरू हो, कुछ अधूरा पूरा हो।
उनकी बातों में एक गहराई थी जो मेरी आत्मा को छू गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे लिए सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान थे जो अभी भी अपने सपनों और उम्मीदों के बीच जूझ रहे थे। और मैं उनकी जिंदगी में वह उम्मीद बनने लगी थी जो वे खो चुके थे। पर उसी वक्त एक अनजानी बेचैनी ने मेरे दिल को घेरा। क्या मैं इस नई उम्मीद को पूरा कर पाऊंगी? क्या हमारी ये दोस्ती, ये नजदीकियां, समाज और हमारे अपने घरवालों की नजरों से बच पाएंगी? यह सवाल मेरे दिल को बेचैन कर गया। पर एक बात तय थी, मैं अब पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि जो कुछ भी मेरे अंदर जाग रहा था वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी। उस शाम की हवा में एक अजीब सी घनघनाहट थी, जैसे कोई अनजाना तूफान हमारे बीच पनप रहा हो। जब हरिप्रसाद ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया तो उनकी उंगलियों की पकड़ इतनी मजबूती से थी कि मैं खुद को छूटता हुआ महसूस नहीं कर पा रही थी। उनकी आंखों में जो भाव था वह अब केवल दोस्ती या देखभाल का नहीं था, बल्कि एक गहरे और छुपे हुए इश्क का था। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें अनियंत्रित सी चलने लगी। उस पल हमारे बीच की दीवारें टूट रही थी और हम दोनों एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े थे जिसका कोई मंजिल नहीं दिख रही थी। मैंने उनकी नजरों से बचने की कोशिश की, पर वह नजरें मेरे होठों पर टिक गईं, जो अनजाने में एक अनकहे वादे की तरह थी। वे धीरे धीरे मेरे करीब आए और मेरी गर्दन के पास अपनी सांसों की गर्माहट महसूस हुई। उनकी आवाज में अब एक नई गंभीरता और प्यास थी। सुमित्रा, क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं? मेरे होंठ कांप रहे थे और मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर उन्होंने अपने चेहरे को मेरे चेहरे के बेहद करीब लाया और धीरे से मेरे माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। वह चुंबन न तो जल्दबाजी था, नहीं अनजान, बल्कि वर्षों की तन्हाई और चाहत का मिलाजुला एहसास था। मेरे दिल की सारी जंजीरें टूटती चली गईं। पर उसी वक्त एक डर ने मुझे जकड़ लिया। मैं सोचने लगी, क्या यह सब सही है? क्या हम समाज के उन कठोर नियमों को तोड़ सकते हैं जो उम्र, जिम्मेदारी और रिश्तों को बांधते हैं? क्या मैं अपनी जिंदगी की इस नई आग को बुझा पाऊंगी, या फिर यह आग मुझे जलाकर राख कर देगी? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, सुमित्रा, हमें ये सफर अकेले नहीं चलना है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमारी कहानी हमारी होगी। उनकी बातों में एक अटल विश्वास था जो मेरी आत्मा को सहारा दे रहा था। फिर अचानक हमारे बीच की चुप्पी टूट गई। बाहर की दुनिया की आवाजें हवेली की दीवारों तक आ पहुंची, पड़ोसियों की फुसफुसाहटें, अनुमान और उन आंखों की नजर जो हमारे हर कदम पर टिकी थी। यह सच था कि हमारा रिश्ता अब एक राज नहीं रह गया था। हर दिन की निगाहें, सवाल और भड़कती बातें हमारे ऊपर एक भारी दबाव की तरह थी। मैंने महसूस किया कि अब हम दोनों को और भी सावधानी से चलना होगा। यह प्यार अब सिर्फ हमारे दिलों में नहीं, बल्कि समाज की कसौटी पर भी खरा उतरना था। उस दिन जब हम दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात साझा की, उसी दिन से हमारी जिंदगी में एक नई जंग शुरू हो गई थी, एक जंग जो प्यार और समाज, चाहत और हकीकत के बीच थी। हमारे बीच अब एक अनजाना खतरा मंडरा रहा था, पर साथ ही एक अटूट जोश भी था जो हमें एक दूसरे से बांधे रखता था। उस शाम की उस नजदीकी ने हमारे दिलों की दीवारें तोड़ दी, पर साथ ही एक नए मोड़ की शुरुआत भी कर दी जो न जाने हमें कहाँ ले जाएगा। उस शाम हवेली की धीमी रोशनी में हमारी सांसें एक हो गई और दिलों की धड़कनें इतनी तेज थी कि हर पल लगता था जैसे वक्त थम गया हो। हरिप्रसाद की आंखों में जो आग जल रही थी, उसने मेरे अंदर छुपे उस लंबे समय से दबे हुए जज्बात को जगा दिया था, जिसे मैं खुद भी पहचान नहीं पा रही थी।
उनका स्पर्श, उनकी नजदीकियां एक धुंधली सी परत को मेरे दिल से हटाने लगी थी, जो वर्षों से मुझे कैद किए हुए थी। उस पल हमारी जिंदगी की सारी सीमाएं धुंधली हो गईं और सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास बाकी रह गया। हम दोनों जैसे एक छुपे हुए संसार में थे, जहां उम्र की दूरियां, समाज के नियम और दुनिया की बातें कुछ भी मायने नहीं रखती थी। उन दीवारों के बीच, जहां पहले सिर्फ सन्नाटा था, अब एक नई जिंदगी के गीत गूंज रहे थे। हरिप्रसाद की हाथों में मेरा हाथ था, उनकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी और मेरी आत्मा उनके करीब होने की चाह में घुल रही थी। यह सिर्फ देखभाल नहीं, यह एक जुनून था, एक प्यास थी, जो वर्षों की तन्हाई में दबा रही थी। पर उसी समय एक अजीब सी तीव्रता ने हमारे बीच की हवा को भारी कर दिया। उस प्यार की गहराई ने हमें डराया भी था, क्योंकि हम जानते थे कि यह रिश्ता न केवल हमारी जिंदगी बल्कि हमारे आसपास के हर रिश्ते को हिला सकता है। हर एक छुपा हुआ स्पर्श, हर एक चोरी छुपे दिया गया इशारा एक बम की तरह था, जो किसी भी पल फट सकता था। और वह फटने की आवाज करीब थी। हवेली की पुरानी खिड़कियों के बाहर समाज की निगाहें तनी हुई थी। हर फुसफुसाहट, हर शक की छाया हमारे ऊपर थी। हमें पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। यह एक युद्ध था जो दिलों की आजादी के लिए था, और साथ ही एक ऐसी लड़ाई जो हमें टूटने और बिखरने के कगार पर ला सकती थी। उस शाम, जब हमने पहली बार अपने प्यार को खुलकर स्वीकार किया, उसी वक्त हमने अपने लिए एक जटिल, दर्दनाक और खूबसूरत सफर की शुरुआत कर दी। हमारे बीच की तीव्रता और भावनाओं की गहराई ने हर सीमा को तोड़ दिया था, पर साथ ही एक खतरनाक आग भी जलाई थी, जो कभी बुझने वाली नहीं थी। उस रात, जब हम एक दूसरे से जुदा हुए, तो ऐसा लगा जैसे हमने अपनी जिंदगी की आखिरी हद पार कर दी हो। हर पल, हर सांस में अब एक अनकही कहानी थी, जो हमारे दिलों को और भी करीब ला रही थी, पर साथ ही एक अंधेरे की ओर भी धकेल रही थी। यह प्रेम कहानी अब सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक तूफान बन चुकी थी, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला था। उस रात की चुप्पी ने सारी बातें कह दी थी, और अब हम उस मोड़ पर थे, जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। उस रात हवेली की पुरानी दीवारों के बीच, जब बाहर कड़कड़ाती बिजली की चमक से पूरा आसमान रोशन हो रहा था, हम दोनों एक दूसरे के करीब थे। हरिप्रसाद की आंखों में जो आग जल रही थी, उसने मेरी आत्मा को छू लिया था। उनकी झुर्रियों से भरी हाथों ने मेरा चेहरा धीरे से छुआ, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सारी उम्र की तन्हाइयां, सारी अधूरी चाहते उस एक स्पर्श में समा गई हों। हमारी सांसें एक हो गईं, और दुनिया की सारी बंदिशें, सारी फिक्रें धुंधली पड़ गईं। तभी, अचानक, बिजली की चमक के साथ एक जोरदार गरज ने हवेली की खिड़कियों को हिला दिया। बाहर की बारिश की बूंदें ठंडे पानी की तरह हमारे दिलों पर गिर रही थी, और हमारे अंदर की आग को और भी भड़का रही थी। उस कड़कड़ाहट में जैसे हमारे दिलों की धड़कनें गूंज रही थी, तेज, अनियंत्रित और बेबाक। हमने एक दूसरे को देखा, और बिना किसी शब्द के हमारी आंखों ने सारी कहानियां कह दी। उस पल, जब हमारे होंठ मिले, वह न केवल एक चुंबन था, बल्कि एक कसम थी, एक कसम कि हम इस प्यार को छुपाएंगे नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हमारे बीच की दूरी खत्म हो गई थी, और हमने उस रात अपने पुराने ज़ख्मों को भरने का वादा किया। पर जैसे ही हम एक दूसरे में खोए थे, बाहर की दुनिया ने अपना पहला हमला किया। दरवाजे की चरमराहट, किसी की आवाज की आहट ने हमें हिला दिया। वह सच था, हमारे प्यार का राज अब छुपा नहीं रह सकता था। हवेली के बाहर समाज की निगाहें हमारी हर हरकत पर थीं,
और अब हमें उस सच्चाई का सामना करना था जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा थी। मैंने अपनी हथेली हरिप्रसाद के हाथ में कसकर दबाई, और फिर भी दिल के भीतर एक खौफ था, यह खौफ कि क्या हम इस तूफान से बच पाएंगे? क्या हमारी यह दास्तां सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी, या फिर हम अपने प्यार को जिंदा रख पाएंगे? उस रात की बारिश ने हमारी सारी नाजुक उम्मीदों को धो दिया, लेकिन हमारे दिलों की आग को बुझा नहीं सकी। मैं उस पुराने लोहे के गेट से बाहर निकलते हुए ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करती रही, लेकिन अंदर एक नई आग जल रही थी, आग जो डर से नहीं बल्कि प्यार की हिम्मत से भरी थी। मेरी जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक जो था पुराना, बोझिल और तन्हा, और दूसरा जो था नया, खतरनाक लेकिन जीवंत। और यही वह मोड़ था जहां से मेरी कहानी ने नया रास्ता लिया, एक रास्ता जो न तो आसान था न ही सुरक्षित, लेकिन मेरी आत्मा का रास्ता था। उस रात से मैंने समझ लिया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जंग है, जंग अपनी पहचान, अपनी आजादी और अपनी जिंदगी के लिए। और मैं तैयार थी इस जंग को लड़ने के लिए, चाहे जो भी हो।